हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्पर्श संरचना की दूसरा पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसकी लेखिका यानी स्वयं लिखी हुई बचेंद्री पाल है। उस बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन स्वयं लिखी है। उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए, यह एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। इस पहले अनुच्छेद में अभियान दल, एवरेस्ट अभियान दल यानी एवरेस्ट अभियान का अर्थ है जो चढ़ाई आगे चढ़ने वाली यानी पर्वतारोहण करने वाले दल, एवरेस्ट पर चलने वालों का ग्रुप 7 मार्च को दिल्ली से कहाँ पहुंचा? काठमांडू पहुंचा। हवाई जहाज का अर्थ है एयरप्लेन। और एक मजबूत अग्रिम दल यानी जो काठमांडू में पहले से ही एक अग्रिम दल, ऊंचा दल यानी एक इनसे पहले एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप पहले ही जा चुका है, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यानी जो ये एवरेस्ट अभियान का जो दल है, जो ग्रुप है, वह ग्रुप जाने के लिए हिमपात का जो रास्ता रहता है उस रास्ते को साफ करने के लिए इनसे पहले एक मजबूत अग्रिम दल वहाँ पहले से जा चुका है और रास्ते को साफ कर चुका था। और नमचे बाजार शेरपा लैंड एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। और जो काठमांडू पहुंचने के बाद जो एवरेस्ट अभियान दल काठमांडू पहुंचने के बाद जहाँ एक काठमांडू पहुंचने के बाद नमचे बाजार यानी बाजार नमचे बाजार एक है। और शेर्पा लैंड, नेपाल में शेर्पास रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जिस तरह अलग अलग नाम रहते हैं, उसी तरह काठमांडू में भी नेपालियन को शेर्पा कहते हैं। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है जो यहाँ सब आसपास गांव में होते हैं। और नमचे बाजार ही था जो काठमांडू में एक लैंडमार्क स्थल है। उस लैंडमार्क के आसपास ही जो नमचा बाजार था, वहाँ से मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को निहारा। निहारे का अर्थ है देखना। नेपालियन जो एवरेस्ट को सागर माता के नाम से पुकारते हैं। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बचेंद्री पाल को किसका नाम अच्छा लगा? सागर माता का नाम अच्छा लगा। सागर माता का दूसरा नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट की एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्व पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इससे कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। इस अनुच्छेद में देखिए, जो एवरेस्ट की तरफ मैं गौर से देख रही थी जब शेर्पा लैंड यानी नामचा बाजार से पहली बार काठमांडू में जो बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर को देखिए यानी सागर माता को देखिए, वहाँ से एक बर्फ यानी बर्फ का अर्थ है मंचु पर्वतम का पुष्पम मादृगा एक ध्वजा सा लग रहा था। ध्वजा का अर्थ है स्तंभ, फ्लैग। ऊंचाई पर एक ध्वजा सा नजर आ रहा था और ऊपरी सतह ऊपर से आसपास यानी 150 किलोमीटर से अधिक था। वहाँ से
तेज हवा और ठंडी वातावरण से, खराब मौसम से वह बर्फ नीचे गिरता हुआ 10 किलोमीटर या इससे लंबा हो सकता है। इस तरह भयानक दृश्य मुझे नजर आया और यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन मैं डटकर विचित्र परिस्थिति में मैं आकर्षित होकर कठिनतम चुनौतियों के लिए आगे बढ़ रही थी। उसी तरह यहाँ देखिए, जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, में हिमस्खलन के कारण हुई एक शर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। और जब 26 मार्च यानी जो एवरेस्ट पर चलने के लिए तैयार हुई थी, 26 मार्च को हम काठमांडू से पेरिस पहुंचे, यानी हमारा जो यात्रा शुरू हो चुका था। जब 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन का अर्थ है, हिम का अर्थ है जो बर्फ, हिमस्खलन का अर्थ है जो मंचु पर्वतालु मंचु नुंची पड़ेटवंटी वर्षम, ऐसे कारणों से शर्पा कुली का अर्थ है जो शिखर, हिम शिखर पर जो काम करने वाले एक कुली की मृत्यु की दुखद समाचार हमें मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के कई तरह सीधी पहाड़ी के दसखने से लोहसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। यहाँ देखिए, यहाँ 26 मार्च को जो पेरिस, काठमांडू से पेरिस पहुँचे, पेरिस पहुँचने के बाद हिमस्खलन यानी जो हिम बर्फ है, उस बर्फ के कारण, जो रुकावटों के कारण एक शर्पा कुली की मृत्यु का समाचार हमें दिया गया है। और अभियान के दल रास्ते को बाई तरफ यानी बाई तरफ सीधी पहाड़ी पर दसकने का अर्थ है जो प्लेस का नंबर दिया रहता है रास्ते का, 2 प्लाट नंबर 10, प्लाट नंबर 5, जिस तरह के नाम हमें दिए जाते हैं। जिस यात्रा में जो रास्ते में दसकन यानी स्टॉप, जो स्टॉप है, उस स्टॉप से लेते हुए लौसा की ओर एक बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई। चट्टान का अर्थ है पत्थर, यानी मंचू चट्टान अंटे पर्वतम मंचुराई, जो खिसक कर फिसल कर नीचे की ओर आ पड़ी। और उसमें से 16 शर्पा कुलियों, जो काम करने वाले शर्पा रहते हैं, उस 16 कुलियों का दल से एक मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। जो 16 మంది నుంచి 4 గాయాలు అవుతాయి, మిగతా ఒకరు అందులో చనిపోవడం జరుగుతుంది। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करती है। और यहाँ एक मुख्य नाम दिया गया है जो उनके अभियान दल के नेता है, कर्नल खुल्लर, हमारे नेता कर्नल खुल्लर। जो ये समाचार अभियान दल को दिया जाता है, यानी जो 16 शर्पा कुली घायल, 16 शर्पा कुली में से एक का मृत्यु होता है और 4 घायल होते हैं। इस समाचार कर्नल खुल्लर ने अपने अभियान दल के साथियों को समाचार देता है, देकर यह कहता है ऐसी बहुत सारी कठिनाइयों का आप सामना करना पड़ता है, कभी कभी आदमी मृत्यु भी हो सकता है। इस तरह का जो मनोधैर्य और जो कठिनाई परिस्थितियों को कर्नल खुल्लर ने इस अभियान दल को समाचार दे रहा था। और उपनेता प्रेमचंद, यहाँ देखिए, यहाँ 2 देखिए, इनके जो नेता कर्नल खुल्लर मेन है, इनमें से एक कर्नल खुल्लर है, 2वां उपनेता है प्रेमचंद। उपनेता जो प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो एवरेस्ट शिखर यात्रा पर जो जाने वालों में से उपनेता का अग्रिम दल यानी जो लीडरशिप में से एक है, उनका लीडर एक है उपनेता प्रेमचंद, उनके डायरेक्शन कर रहा था। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। यह सब 26 मार्च को पेरिस, काठमांडू से पेरिस लौट आने पर यह सब समाचार उन अभियान दल को दे रहे थे। उन्होंने हमारी बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने
कैंप 1 में 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यहाँ देखिए जो उनके उपनेता प्रेमचंद है, उन प्रेमचंद के इन अभियान दल के जो ग्रुप है उन ग्रुप के सामने यह बोल रहा है जो जिस कैंप पर पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति, यानी जो रास्ते में खुम्बू हिमपात रहता है उस खुम्बू हिमपात के पास जाना था, उस रास्ते में पहले दल कैंप 1 यानी जो रास्ते में 1, 2, 3 जो कैंप नंबर्स रहते हैं, जो हम जहाँ भी रास्ता सफ़र करते हैं रास्ते में किलोमीटर्स के नाम 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स इस तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं। उसी तरह इस अभियान दल का जो यात्रा कर रहे हैं रास्ते में जो कैंप 1 एक रहता है, उस कैंप 1 में 6000 मीटर के ऊपर में जो इनसे पहले एक रास्ता साफ करने का एक दल जा चुका है, उस रास्ते को साफ कर चुका है। लेकिन कठिनाइयों का जायज़ा कभी कभी लेना पड़ता है। उसी साथ हिमपात और ग्लेशियर का बर्फ़, यानी जो बर्फ़ कभी कभी पिघलता है, कभी कभी बर्फ़ के चट्टानों आते हैं। जब बर्फ़ पिघलने से पानी निकलता है, उस पानी से रास्ता पानी बढ़ जाता है। इस तरह की कठिनाइयाँ होती है और अब रास्ते तो साफ कर चुके हैं, लेकिन हम जब सफ़र करेंगे यानी चलेंगे और उस कैंप 1 तक पहुंचने में जब भी समय मिलेगा उस समय के अंदर फिर से हिमपात जुड़ेगा और कुछ परिवर्तन भी आ सकता है। उस रास्ते को खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ता है। इस तरह उपनेता प्रेमचंद ने उस अभियान दल को सुना रहा है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूलन न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। फिर से वहाँ से पेरिस से हम यात्रा को आगे करने के लिए जो हमारे नेता कर्नल कुल्लर और उपनेता प्रेमचंद की बातों को सुन रहे थे, उसी समय फिर से एक दुखद संगठन यानी समाचार मिला। उनमें से एक यात्री यानी जो रसोई जो शर्पा कुलियों और जो अभियान दल में जा रहे हैं उन लोगों को रसोई यानी चफ की मृत्यु की समाचार हमें मिलता है। इस चफ की मृत्यु इस तरह होती है। जलवायु का अर्थ है वातावरण। जो वातावरण ठीक ना होने के कारण रसोई की मृत्यु हमें सुनाई देती है। यह सब सुनकर हम चलने के लिए निश्चित रूप से हम तैयार नहीं थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी उन अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बहुचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट ल्होसे और नुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीले टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहार रही थी। यहाँ देखिए जो इन बातों को देखते देखते जो बचेंद्री पाल ने इसके पहले जो 2 बार एवरेस्ट को देखा था, पहली बार और ये दूसरी बार देखते देखते बहुचक्की का अर्थ है हैरान होकर खड़ी हो गई है। एवरेस्ट लौसे और नुस्से की ऊंचाइयों से, यानी ऊंचा और नीचा और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते जो रहते हैं उन रास्ते से देखते देखते नदी की टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में भी नदी की बहाव चलती थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारणा कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर्भ में बदल जाने का मात्र
ख्याल ही बहुत डरवान था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यहाँ देखिए इस अनुच्छेद में जो हिमपात है, हिमपात का अर्थ है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना। जो बर्फ यानी మంచుతో కూడుకున్నటువంటి పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరగడం కానీ జారడం కానీ ప్రతిరోజు జరుగుతూనే ఉంటుంది। ఈ వ్యవస్థ ఎలాంటిదంటే गिरना ही था। ग्लेशियर, ग्लेशियर का अर्थ है जो पानी, बर्फ का पानी एक जगह रुकता है, उस पर ऊपर जो बर्फ जमी रहती है, जब ऊपर का बर्फ पिघलता है अंदर जो पानी रहता है वो पानी बाहर आ जाता है। इस तरह जब ग्लेशियर पिघलता है, जब पानी बहता है, जब पानी बहने से जो छोटे छोटे जो बर्फ़ के पहाड़े और बर्फ़ के छोटे छोटे पीस रहते हैं वह सब नीचे गिरने लगते हैं। इस तरह हर दिन, यहाँ देखिए, हर दिन लगभग 1 दर्जन आरोही और कुलियों का प्रतिदिन छूता रहता है। इस हिमपात के कारण, हिमस्खलन के कारण इस रास्ते में जो भी 1 दर्जन आरोही, 1 दर्जन का अर्थ है 12, 12 आरोही, आरोही का अर्थ है पर्वत चढ़ने वाले, उन पर्वत चढ़ने वालों को प्रतिदिन छूता रहता है। कौन प्रतिदिन छूता रहता है? हिमपात। हिमपात का अर्थ है पानी का जो गिरना, पानी का समूह। इस तरह अब दूसरे दिन नहीं आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। यहाँ देखिए, यहाँ से जो नाम आते हैं उन नामों पर ध्यान दीजिए। यहाँ डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। जब दूसरे दिन डॉक्टर मीनू मेहता और हमें, यानी जो दूसरे दल के सदस्य रहते हैं, उनको एल्यूमिनियम जो सीढ़ियाँ, सीढ़ी का अर्थ है स्टेप्स, एल्यूमिनियम स्टेप्स रेडीमेड रहते हैं, वह अस्थायी पुलों का, अस्थायी का अर्थ है तात्कालिक, टेम्पररी, टेम्पररी का पुल, पुल का अर्थ ब्रिज, टेम्पररी ब्रिज कैसे बनाना है, और उस एल्यूमिनियम स्टेप्स यानी जो इस तरह सीढ़ी रहती है, इस तरह के जो सीढ़ी रहती है यह एल्यूमिनियम, यही पुल भी बन सकता है और ऊपर चढ़ने के लिए यह सीढ़ियाँ भी काम चलते हैं। इस तरह का तत्कालीन पुल किस तरह बनना है? लट्टों यानी रस, लट्टों का अर्थ है लाठी, लकड़ी, पतली सी लकड़ी, लंबी लकड़ी और रस्सी। इस तरह बर्फ़ की आड़ी तिरछी, जो बर्फ़ में आड़ी तिरछी रास्ता रहता है, उस रास्ते में किस तरह रस्सी बनना है, किस तरह नहीं बनना है, यह संपूर्ण कार्य डॉक्टर मीनू मेहता ने उन अभियांत्रिकी यानी जो आरोहण करने के लिए तैयार रहे समूह को विस्तृत जानकारी दे रही है। और तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। यहाँ देखिए, जो तीसरे दिन यानी पहले दिन और दूसरे दिन हो चुके हैं। पहले दिन में जो इंट्रोड्यूस कराया है, दूसरे दिन जो 16 शर्पा कुलियों में से एक घायल होता है, एक मृत्यु होती है, 4 घायल होते हैं। उसी तरह दूसरे दिन हिमपात किस तरह खिसकता है और नीचे गिरता है और 1 दर्जन आरोहियों को प्रतिदिन छूता रहता है, इस तरह के बताए गए हैं। और डॉक्टर मीनू मेहता आती है और तीसरे दिन जो कैंप 1 को जाना था, उस जाने की तैयारी चलती थी। निश्चित था रीता, गोम्बू तथा मैं, यहाँ देखिए, रीता, गोम्बू, मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वाकी टाकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। यहाँ देखिए, जो पहली बार पर्वतारोहण में 2 महिलाएं कैंप 1 में पहुंच चुकी है, उनमें से रीता, गुम्बू और बचेंद्री पाल थे। इन विषयों को वाकी टाकी के द्वारा अपने नेता कर्नल खुल्लर को इस समाचार को पहुंचा दे चुकी थी। और यहाँ देखिए,
अंगर अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अतः साउथ कोल पहुंच गए थे। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति है। यहाँ यह समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ जो एवरेस्ट यात्री जो बचेंद्री पाल का एक ग्रुप रहता है, उन ग्रुप एवरेस्ट पर चलने के लिए तैयार होती है और उनसे पहले जो कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 इस तरह के प्लेस, रुकने के प्लेस रहते हैं, उन रुकने के प्लेस को साफ करने के लिए पहले से जो एक दल आगे बढ़ रहा था, उन आगे दलों में अंगदोरजी, लोपसांग, गगन बिस्सा, यह 3 है। अंगदोरजी, लोपसांग, गगन बिस्सा, यह 3 साउथ कोल पहुंच चुके थे। यानी बचेंद्री पाल और रीता गोम्बू आने से पहले यह साउथ कोल में पहुंचकर 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया था। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डाइकी के साथ हमारे पास आए थे। यहाँ देखिए, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहलाकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का अर्थ है नया सीखने वाली, शुरुआत, स्टार्टिंग। जो हम सीखते हैं उनमें से स्टार्टिंग हूँ मैं, यानी नए से सीखने वालों में से पहले मैं हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। इस बात को बचेंद्री पाल ने तेंजिंग को कहती है। तेंजिंग हंसे और मुझे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है और तेंजिंग को भी एवरेस्ट पर चलने का पहला अभियान था। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। जब तेंजिंग बचेंद्री पाल के कंधे पर हाथ रखकर इस तरह कहता है, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इस तरह तेंजिंग ने बचेंद्री पाल को इस तरह कहता हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, 15 या 16 मई यानी 15 और 16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैंने लहसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए हुए एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, रंगीन नायलॉन के तंबू, तंबू का अर्थ है डेरा, टेंट, कैंप 3 में लगाई गई है। इस कैंप में और 10 व्यक्ति थे। उनमें से लोपसांग, तशरिंग और मेरे तंबू में थे। यानी लोपसांग, तशरिंग दोनों बचेंद्री पाल के तंबू में यानी डेरे में थे। यंडी शेर्पा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेर्पा दूसरे तंबू में थे। मैं गहरी नींद में से सोई हुई थी तो रात 12 बजकर लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यानी यहाँ देखिए, यानी 16 तारीख सुबह 12:30 बजे एक, यहाँ देखिए, यहाँ लोपसांग और तशरिंग बचेंद्री पाल एक डेरे में रहते हैं। इंडी शेर्पा और दूसरे अन्य 8 सदस्य दूसरे डेरे में रहते हैं। जब 16 तारीख 16 में अर्ली मॉर्निंग 12:30 में जब अचानक एक
पिघलता हुआ हिस्सा एक उस डेरे पर आ चुका धमका दे रहा था। यानी जब रात में सोने से कुछ भी पता नहीं चलता बचेंद्री पाल को, यानी हिमस्खलन यानी एक बर्फ उस डेरे पर से गुजरा हुआ था, वही यहाँ दिया गया है। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्हासा ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह तेज गति और भीषण गर्जन के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ देखिए, जब 15 तारीख रात में जब सो गए हुए थे, 12:30 हो चुका था, यानी अर्ली मॉर्निंग 16th डे शुरू हुआ था। उस बेस कैंप थी में सो रहे थे 2 ग्रुप, उनमें से हिमस्खलन अचानक आ पर गिरता है। यहाँ देखिए, ल्हासा से ग्लेशियर एक अचानक आ गिरता है, हर एक को छूते हैं और हर एक छूने के बाद भी कोई मृत्यु नहीं होता, हर एक व्यक्ति को चोट लगती हुई। इनमें से बचेंद्री पाल को भी चोट लगी हुई थी। यहाँ देखिए, किसी की मृत्यु नहीं हुई। यहाँ तक पार्ट 1 एक है और दूसरे पार्ट में दूसरे अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पार्ट बहुत लंबा पार्ट है और यह सब समझने का, और व्यक्तियों कहाँ कहाँ रहते हैं, जो ग्रुप के जो मेंबर्स रहते हैं, बेस कैंप 1 कहाँ है, बेस कैंप 2 कहाँ है, बेस कैंप 3 में क्या हुआ है, इस तरह समझकर पढ़ने से यह पार्ट आसान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। बहुत सारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर पा रहे हैं, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।